हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम आज आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, और वो आपका विज्ञान और गणित शिक्षण विधियों से संबंधित आपका क्लास होने वाली है। किसके लिए होने वाली है? आपके जो लेवल 2 है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और क्या करेंगे हम करेंगे आपकी एमसीक्यू, और एमसीक्यू करेंगे। और इसका आधार क्या होगा? इन एमसीक्यू का आधार क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आधार की बात करते हैं। तो आपकी ये कलाम की बुकलेट है, कलाम बुकलेट। कौन सी बुकलेट? कलाम बुकलेट है जो शिक्षण मेथड की, ये बुकलेट आधार होगा। और आपके एमसीक्यू कौन से होंगे? एमसीक्यू देखो, एक तो होंगे आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्न। और इसके साथ साथ जो हमारे जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमारी जो लाइब्रेरी बैच के टेस्ट हुए थे लास्ट ईयर, तो लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन, लाइब्रेरी बैच टेस्ट क्वेश्चन। तो ये दो आधार होने वाले, एक तो विगत परीक्षाओं के प्रश्न और आपके एक लाइब्रेरी बैच के प्रश्न। और यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको तैयारी करवाने के लिए करवाया जा रहा है एमसीक्यू, क्योंकि जो लाइब्रेरी बैच के टेस्ट है ना, वो पूरे की पूरी आपकी तैयारी आधारित है। किसके आधारित? तैयारी आधारित, ताकि पूरा मैटर या कंटेंट आपको याद हो सके। यदि जिस दोस्त को पूरा कंटेंट याद है वो ये क्वेश्चन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, क्योंकि हर पॉइंट को समझाने का प्रयास किया गया था आपके टेस्टों के अंदर। विगत परीक्षा में क्वेश्चन भी इनमें सम्मिलित है। ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड के हो, चाहे आपके रेट के हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, और आज की क्लास अपनी पहली क्लास होने वाली है। जितनी विधियों को हम पढ़ सकते हैं उतनी वीडियो करेंगे, समझ लेंगे, हर विधियों को समझने का प्रयास करेंगे, और उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखो, शिक्षण विधियों से आप सभी जानते हो हर बार नया भी क्वेश्चन बन सकता है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, नया भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि नए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके सेकंड ग्रेड में आते हैं आपके 20, तो यहाँ पर 20 या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके रेट में जितने भी आते हैं वो कैसे आते हैं आपके? देखो, वो आते हैं आपके, देखो 5 है तो आपके रिपीट भी हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे नए बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास होती है वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। अपनी क्लास कितनी होती है, मैं कितना अच्छा समझा सकता हूँ, ये आप कमेंट में बताओगे तब मुझे पता चलेगा, तब तो हम आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, मेन लक्ष्य ये है कि आपको समझ में नहीं आए और मैं भी आऊँ आपके लिए, ठीक है, करूँ क्लास करूँ, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है कि आप कमेंट में बताओगे हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, हमारे लिए उपयोगी है, तब तो मुझे भी ये लगे कि हम इस बुकलेट को पूरा करें, आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसे आपका भी टाइम खराब ना हो, मेरा भी टाइम खराब ना हो। तो इसके लिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट के अंदर जरूर बताना आज वाली क्लास कैसी लगी, ताकि तब जाके हम आगे वाली क्लास लेके आए इसके लिए, ताकि इसकी बुकलेट के जो आपके 30 पेज है ना, वो 30 पेज में जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी की सारी मैं आप करवा सकूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं पहले चोट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधियों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधियों में सम्मिलित है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोजना विधि, या समस्या समाधान विधि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ भाई, कमेंट के अंदर राइट आंसर बताओ। तो कौन सी हो जाएगी आपका राइट आंसर? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि कैसी है आपकी? एक शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। कौन सी? व्याख्यान विधि। फिर आप पूछोगे सर फिर बाकी विधियाँ, जैसे आपकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, ये सारी की सारी कौन सी विधियाँ हैं? ये सारी की सारी कौन सी विधियाँ आपके? छात्र केंद्रित विधि हैं। कैसी विधियाँ आपकी? छात्र केंद्रित विधि, छात्र केंद्रित विधियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ वो कौन कौन सी होती है, उनके नाम याद कर लो। यहाँ पर देखो, मैं याद करवाना चाहूँगा आपको, शिक्षक केंद्रित विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधियों की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कौन कौन सी होती है? देखो, पहली विधि की बात करें हम, पहली विधि जैसे हम व्याख्यान विधि, जैसे अपना क्वेश्चन पूछा गया है व्याख्यान विधि, एक विधि कैसी है आपकी? शिक्षक केंद्रित विधि। कैसी विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित कौन सी है, शिक्षक केंद्रित कौन सी है, ये आप सबने देखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी विधि की बात करें जो आपकी शिक्षक केंद्रित है, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि है वो भी कैसी है आपकी? शिक्षक केंद्रित विधि है। तीसरी विधि की बात करें हम, जैसे आपकी ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि, ये भी कैसी है आपकी? शिक्षक केंद्रित विधि है। चौथी विधि की बात करें, जैसे हम बात करें सामूहिक अध्यापन विधि, सामूहिक अध्यापन विधि, ये भी कैसी विधि है दोस्त? शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें कहानी विधि, पांचवी कहानी विधि, ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है जो बार बार पूछी जाती है। ये देखो, सामूहिक अध्यापन विधि, कहानी विधि बार बार आपके एग्जाम में आती है। छठी की बात करें दल शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि,
ये भी कैसी है, शिक्षक केंद्रित विधि, ये भी बार बार आपके ऑप्शन में देखने को मिलती है। और निगमन और संश्लेषण विधि आपकी दो विधियाँ और आपकी, एक जैसे आपकी निगमन विधि और एक जैसे आपकी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, देखो संश्लेषण विधि का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि संश्लेषण विधि आती है आपकी शिक्षक केंद्रित विधि, और आपकी विश्लेषण विधि आती है वो कैसे आती है आपकी बाल केंद्रित विधि। वो कैसे आती है आपकी बाल केंद्रित विधि। दोनों में उल्टा आता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं इसके। बार बार एक क्वेश्चन आता है, कभी संश्लेषण से आता है, कभी विश्लेषण से आता है, ठीक है, क्योंकि आपने भी बहुत से क्वेश्चन निकले होंगे, टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधियों में आती है। तो पहला आपका शिक्षक केंद्रित विधियों से आया था आपका, दूसरा आपका छात्र केंद्रित विधि के अंदर आती है। देखो व्याख्यान विधि हमने शिक्षक केंद्रित विधि के अंदर पढ़ी, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, कहानी विधि हमने शिक्षक केंद्रित विधि पढ़ी, ये देखो अभी बताई मैंने, ये रही आपकी, ठीक है, कहानी विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि आपकी, पाठ्य पुस्तक विधि, और याद कर लेना साथ साथ पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी कैसे है, शिक्षक केंद्रित। सबसे पहले तो इन विधियों की बात करें, ये विधियाँ कैसी है आपकी शिक्षक केंद्रित विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधि। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी छात्र केंद्रित विधि है आपकी प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि आपकी प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अन्य विधियों की बात करें जो आपकी छात्र केंद्रित विधियाँ जो आपकी बार बार पूछी जाती है एग्जाम पर, जैसे हम प्रयोजना विधि देखिए, अभी देखा था हमने कौन सा पिछले ऑप्शन में थी आपकी प्रयोजना विधि। कौन सी विधि, प्रयोजना विधि, ये भी किस में आती है आपकी छात्र केंद्रित विधि आती है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि जैसे पिछले ऑप्शन में थी। अन्वेषण विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ये भी किस में आती है आपकी छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम जैसे आपकी समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, यह भी कैसी आपकी छात्र केंद्रित विधि है। चौथी की बात करें जैसे हम आपकी खेल विधि, पांचवी की बात करें जैसे आपके मस्तिष्क उद्वेलन विधि, उद्वेलन विधि। तो ये सारी की सारी विधियाँ जो कौन सी आपकी छात्र केंद्रित विधियाँ, कौन सी प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें जैसे हम इंपॉर्टेंट में बार भी बताया था आपको, संश्लेषण विश्लेषण, विश्लेषण विधि। यह क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में। देखो संश्लेषण विधि कैसी आपकी वो आपके अध्यापक केंद्रित विधि है, और आपकी विश्लेषण विधि कैसी आपकी छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। और आपकी आगमन विधि भी एग्जाम्पल ले सकते हो आपकी आगमन विधि, ये भी कैसी आपकी, क्योंकि निगमन विधि कैसी थी आपकी, निगमन विधि आपकी शिक्षक केंद्रित थी, तो आगमन विधि कैसी आपकी छात्र केंद्रित विधि है। ये तो आप समझ जाओगे ना, ऑप्शन से समझ जाओगे कौन सी आगमन विधि शिक्षक केंद्रित है, कौन सी आपकी छात्र केंद्रित है। इन दोनों विधियों से बार बार क्वेश्चन आता है आपका। एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है शिक्षण विधियों का बात करें तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अनुदेश के प्रकार कौन कौन से। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुदेशन, तो हम जानते हैं आपकी अनुदेशन तकनीक है या अनुदेशन के प्रकार है वो कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कुल प्रकार 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कुल 3 प्रकार होते हैं। केवल अध्यापन नियंत्रित नहीं, केवल शिक्षार्थी नियंत्रित नहीं, केवल समूह नियंत्रित नहीं, अध्यापन नियंत्रित, शिक्षार्थी नियंत्रित और समूह नियंत्रित, तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो अध्यापन नियंत्रित को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर नियंत्रण किसके पास होता है इसके अंदर, तो अध्यापक आ रहा है तो अध्यापक के पास होता है। किसके पास होता है आपका, अध्यापक के पास नियंत्रण होता है, अध्यापक के पास। नियंत्रण किसके पास हो गया आपका, अध्यापक के पास हो गया। यानी अध्यापक नियंत्रित से आप समझ गए होंगे नियंत्रण किसके पास आपके, अध्यापक के पास है। भूमिका की बात करें इसमें, देखो भूमिका की बात करते हैं इसके अंदर, तो भूमिका के अंदर देखो आपके शिक्षक जो ज्ञान देने वाला होता है। इसमें क्या होता है आपका, भूमिका के अंदर जो शिक्षक होता है ना, पहली बात करें हम शिक्षक और दूसरा हमारा छात्र, दो ही चीज़ों को समझना होता है। एक तो शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है। तो शिक्षक तो क्या होता है इसमें भूमिका के अंदर बात करें, वो तो ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला।
ठीक है। और वही बात करें हम अपने छात्र की, यानी कि हम लोग, ठीक है, समझ सकते हो, हम लोग छात्र हो गए, ठीक है। छात्र या विद्यार्थी हो सकता है, यहाँ पर विद्यार्थी भी आ सकता है शब्द। तो विद्यार्थी क्या होता है आपका? श्रोता या अनुसरण करने वाला, श्रोता या अनुसरण करने वाला, करने वाला। दो चीज़ें हमने पढ़ी अध्यापक नियंत्रण नियंत्रित के अंदर कि नियंत्रण किसके पास होता है? अध्यापक के पास होता है। भूमिका देखो, दो चीज़ें में ध्यान रखनी है, भूमिका शिक्षक और छात्र, ठीक है। शिक्षक ज्ञान देने वाला होता है आपका इसके अंदर, और विद्यार्थी क्या होता है? श्रोता या अनुसरण करने वाला होता है, ठीक है। इसका लाभ क्या आपका? अध्यापक नियंत्रित जो आपका अनुदेशन तकनीक है, इसका लाभ क्या है आपका? इसका लाभ की बात करें तो लाभ क्या होता है? शिक्षक आराम से खड़ा खड़ा ज्ञान देता रहता है, यानी कि मतलब क्या हुआ आपका? समय की बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समय की बचत। और विद्यार्थी क्या करता रहेगा भाई? विद्यार्थी सुनता रहेगा बेटा बेटा, यानी आपकी बात करें तो सक्रियता और सृजनशीलता की कमी हो जाएगी इसके अंदर, जो आपके अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन होता है इसके अंदर। तो एक तो समय की बचत है, तो लाभ है इसके अंदर। और विषय वस्तु पर नियंत्रण, विषय वस्तु पर नियंत्रण, यह तो इसके लाभ है, ठीक है। लेकिन मोस्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? मोस्ट बनता है आपका हानि। हानि, और हानि किस पर हो रही है? अपने छात्र के ऊपर। किसके ऊपर? छात्र के ऊपर। हानि क्या होती है? कमी हो जाती है। किसमें कमी? किसके अंदर हो जाती है? ये तो सक्रियता नहीं रह पाता, यानी छात्र ज़्यादा देर तक भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है, अध्यापक केंद्रित होता है, तो सक्रिय बहुत कम रहता है, ठीक है। सक्रियता की कमी, सक्रियता की कमी हो जाती है। और दूसरी चीज़ कमी इसमें आनी क्या आपकी? भाई अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन है, इसकी दूसरी कमी क्या आपकी? बताओ। सृजनशीलता कम हो जाती है, सृजनशीलता कम हो जाती है, सृजनशीलता कम हो जाती है। ये दो कमी है आपकी अध्यापन नियंत्रण की बात करें। उदाहरण के लिए बात करें, मान लीजिए अनुदेशन में एग्जाम्पल, कौन सी शिक्षण विधि आपका पालन करती है इसका? अध्यापन नियंत्रण अनुदेशन का। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था आपका व्याख्यान, कौन सा आपका? व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान था ना, व्याख्यान विधि हो गई आपकी, व्याख्यान विधि हो सकती है आपकी, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, एक से काम चलाए जब दूसरा भी हमारा, ठीक है, दल शिक्षण या सामूहिक शिक्षण, दल शिक्षण ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इन दो विधियों को याद करना दोस्तों। सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि अनुदेशन का जो अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन है उसके अंदर किसकी कमी हो जाती है? तो सृजनशीलता की कमी हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता हुई, यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा भी होगा आपके एग्जाम के अंदर, और यहाँ के अलावा अपने परिवेश से क्वेश्चन निकालें तो आपने भी ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। समूह नियंत्रित के अंदर क्या होता है? छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर करते हैं। इसमें क्या होता है आपका? शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। भाई समूह नियंत्रित है, शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करते हैं? दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। भूमिका के अंदर बात करें, समूह मिलकर करते हैं, तो सरकार जो सहकारी अधिगम होता है, कौन सा अधिगम होता है यहाँ पर? सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम। कैसा अधिगम होता है दोस्त? सहकारी अधिगम होता है। यानी समूह नियंत्रित की बात करें तो यहाँ पर जैसे समूह चर्चा हो गई आपकी, सहकारी अधिगम हो गया, सेमिनार हो गया, सामूहिक प्रोजेक्ट हो गया, समूह अंतःक्रियात्मक ज्ञान हो गया, इस प्रकार के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, ठीक है। समय तो अधिक लगता है इसमें, समय अधिक लगता है इसमें, समय समूह में क्या होता है आपका? समय अधिक लगता है, समय अधिक। ये तो आप सभी को दोनों मिलकर करेंगे तो कभी शिक्षक बोलेगा कभी छात्र बोलेंगे, तो टाइम तो अधिक लगेगा, ठीक है, समय अधिक लगता है भाई इसके अंदर। और सभी समान रूप से भाग नहीं ले सकते भाई, समूह नियंत्रण में बात करें सभी समान रूप से भाग भी नहीं ले सकते। ये दो चीज़ें की बात करें यहाँ पर हानि है इसके अंदर। तो राइट आंसर शिक्षार्थी केंद्रित। हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसी पर लिया था मैंने, शिक्षार्थी केंद्रित नियंत्रण पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो आपका आ गया। LCI में विद्यार्थी अपनी सीखने की गति और विधि कैसे तय करता है? शिक्षा के अनुसार विद्यार्थी स्वयं तय करते हैं, केवल समूह चर्चा से, केवल कंप्यूटर से। LCI भाई लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, फुल फॉर्म की बात करें हम, लर्नर कंट्रोल, स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना, इंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो LSI यानी कि आपकी हिंदी में बात करें क्या है आपका? शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, नियंत्रित अनुदेशन। किसकी बात करें हम? आपकी शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन की बात करें।
LCI शॉर्ट फॉर्म में आपका यही नाम आता है, यही याद करना आपको, ठीक है, यही नाम याद करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और सीधा सीधा ये नाम आएगा आपका कि LCI में विद्यार्थी अपनी सीखने की गति और विधि कैसे तय करते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपके, शिक्षक के अनुसार विद्यार्थी स्वयं तय करते हैं, केवल समूह चर्चा से, केवल कंप्यूटर से। देखो शिक्षक के अनुसार तो नहीं करते, शिक्षक के अनुसार तो अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन हो गया। कौन सा हो गया आपका? अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन हो गया, अनुदेशन हो गया, ठीक है। और वही बात करें आपके समूह चर्चा, समूह चर्चा में तो दोनों होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी स्वयं करते हैं ना, अधिगम की जो गति और विधि स्वयं तय करते हैं, गति और विधि क्या करते हैं? विद्यार्थी स्वयं तय करते हैं। इस शब्द को याद करना, गति और विधि विद्यार्थी स्वयं तय करते हैं, किसमें? शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन LCI के अंदर, ये याद करना। भूमिका की बात करें इसके अंदर, देखो इसकी बात करते हैं भूमिका की, तो भूमिका के अंदर दो ही शब्द है अपनी, एक तो शिक्षक है, एक कौन सा आपका? शिक्षार्थी। तो यहाँ पर देखो शिक्षक केंद्रित है, तो सबसे पहले शिक्षक को समझो। शिक्षक तो क्या होता है इसके अंदर? तो शिक्षक क्या होता है इसमें? मार्गदर्शक का कार्य करता है। किसका काम करता है आपका? मार्गदर्शक का काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके विद्यार्थी केंद्रित नियंत्रित है, आपका नियंत्रित अनुदेशन है, उसके अंदर शिक्षक का काम क्या है? आपका मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखा होगा कि सीधा क्वेश्चन आता है, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन के अंदर शिक्षक की भूमिका होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें ऑप्शन होते हैं आपकी खोजकर्ता की, मार्गदर्शक की, सहयोग की, ठीक है, नियंत्रित करने की। तो राइट आंसर होगा उसका मार्गदर्शक। राइट आंसर क्या होगा आपका? मार्गदर्शक राइट आंसर होगा। दूसरा, भूमिका में अपना शिक्षार्थी या विद्यार्थी की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो वो क्या होता है आपका? खोजकर्ता होता है। क्या होता है आपका? खोजकर्ता होता है, खोजकर्ता, ठीक है, खोजकर्ता होता है। लाभ की बात करते हैं इसमें, भाई शिक्षार्थी केंद्रित अनुदेशन है, इसमें लाभ क्या क्या होते हैं? देखो लाभ की बात करते हैं। लाभ में क्या होता है? एक तो देखो आत्मनिर्भरता बढ़ती है छात्र की, आत्मनिर्भर हो सकता है, आत्मनिर्भरता खोज के माध्यम से, ठीक है। खोजपरक अधिगम होता है आपका। क्या होता है आपका? खोजपरक अधिगम, खोजपरक अधिगम होता है। और सृजनशीलता का विकास होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, सृजनशीलता का विकास, सृजनशीलता का विकास होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद करना, इन चीज़ों को याद करना है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जैसे प्रोजेक्ट विधि, कौन सी विधि होगी अभी? प्रोजेक्ट विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई, ठीक है। स्वाध्याय हो गया आपका, स्वाध्याय हो गया। ई लर्निंग भी ले सकते हैं हम आपकी, ई लर्निंग हो गया आपका, ठीक है। अभिकर्मिक अनुदेशन भी ले सकते हैं हम, अभिकर्मिक अनुदेशन, अनुदेशन। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। तो LCI में विद्यार्थी अपनी सीखने की गति और विधि कैसे तय करते हैं? विकल्प विद्यार्थी स्वयं तय करते हैं, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन। भूमिका बात करें, शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में होती है, और विद्यार्थी की आपकी खोजकर्ता के रूप में होती है। किसके रूप में? खोजकर्ता के रूप में। लाभ की बात करें, आत्मनिर्भरता, खोजपरक अधिगम और सृजनशीलता का विकास होता है। एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए, प्रोजेक्ट विधि, स्वाध्याय विधि, ई लर्निंग विधि और अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? देखो अनुदेशन पढ़ा, एक मिनट सुनिए, हमने क्या पढ़ा? अनुदेशन पढ़ा। अनुदेशन हमने कितने प्रकार का पढ़ा? यानी अनुदेशन तकनीक की बात करें तो हमने 3 प्रकार का पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन। पहला कौन सा पढ़ा? अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन। दूसरा पढ़ा हमने शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन। तीसरा पढ़ा हमने समूह नियंत्रित अनुदेशन। 3 प्रकार के पढ़े। अध्यापक में तो अध्यापक के पास होता है, सब कुछ करता धरता वही होता है। शिक्षार्थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शिक्षक के ऊपर बनता है, शिक्षार्थी के ऊपर। तो यहाँ पर देखो खोजकर्ता के रूप में होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। समूह नियंत्रित अनुदेशन के अंदर क्या होता है आपका? GCI के अंदर ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका? दोनों साथ करते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समूह चर्चा हो गई, ठीक है, सेमिनार हो गया, सहकारी अधिगम हो गया। तो ये था आपका अनुदेशन तकनीक, और अच्छे से समझ में आया होगा। जितना था उतना समझाने की कोशिश कीजिए। बाकी कमेंट के अंदर जो बताना आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको समझाने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये अपनी शिक्षण विद्या शुरू हो गई। देखो व्याख्यान विधि किस बात पर अधिक बल देती है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी विधियों से संबंधित बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे भाई। व्याख्यान विधि किस बात पर अधिक बल देती है? पाठ्य वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना, केवल समूह चर्चा पर, विद्यार्थियों को स्वयं खोज कर देना, केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना। तो केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना पर नहीं करता, ठीक है, व्याख्यान विधि।
विद्यार्थियों को स्वयं खोज करने देना, ये भी आपका व्याख्यान विधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, प्रयोजना विधि का उदाहरण है। बात करें यहाँ पर प्रयोजना विधि आ सकती है। केवल समूह चर्चा नहीं, केवल पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्याख्यान विधि की। किसकी बात करते हैं हम? व्याख्यान विधि की। देखो व्याख्यान विधि के उपनाम की बात करते हैं। उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम क्या क्या है दोस्त? उपनाम आता है आपका, जैसे इसको भाषण विधि बोलते हैं या कथन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? भाषण विधि, या क्या बोलते हैं इसको? कथन विधि भी बोलते हैं। कथन विधि भी बोलते हैं। पहला नाम तो आपको ये याद होना चाहिए जब भी आप विधि स्टार्ट करो, व्याख्यान विधि की उपनाम याद होनी चाहिए, भाषण विधि और कथन विधि, ठीक है, भाषण विधि और कथन विधि, ठीक है। सिद्धांत की बात करें, किस सिद्धांत पर काम करता है? सिद्धांत की बात करें दोस्तों, यहाँ पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर देखो एक सिद्धांत तो आपका यही हो गया, आपका पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। पहला सिद्धांत तो आप इसी को ले सकते हो, ठीक है। दूसरा बात करें, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, अधिक बल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया सिद्धांत में? प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, ठीक है। छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं। छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। पाठ्य वस्तु को बात करें यहाँ पर, ठीक है, वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है। तो ये आपके मुख्य सिद्धांत है जो आपके व्याख्यान विधि सिद्धांतों को बल देती है। तो याद करना, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। और पाठ्य वस्तु को पूर्ण करने में, प्रस्तुत करने में इस पर अधिक बल देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि की क्वेश्चन ले लिए मैंने। यहाँ पर क्या है देखो, व्याख्यान विधि के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा असत्य है? व्याख्यान विधि के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा असत्य है? गुण दिए हुए यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों की समस्या का समाधान तत्काल संभव है। बिल्कुल व्याख्यान विधि में तत्काल संभव, ये आपका बिल्कुल गुण है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, बिल्कुल राइट बात है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर भी इस पद्धति का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल यार, व्याख्यान विधि मतलब आपको भाषण आसानी से दिया जा सकता है। भाषण विधि हमने अभी उपनाम पढ़ा था, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भाषण विधि बोल सकते हैं, कथन विधि बोल सकते हैं। तो व्याख्यान विधि की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी भी अधिक हो, इस पद्धति का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। 400 के बैच को पढ़ाया जा सकता है स्क्रीन लगा के, ठीक है। 800 के बैच को पढ़ाया जा सकता है, एक में टीचर खुद बोलता रहेगा, दूसरे में बैठ सकते हैं बच्चे, स्क्रीन पर देख सकते हैं। या मैदान के अंदर आप भाषण नेता वगैरह भाषण देते रहते हैं व्याख्यान के अंदर, देखा होगा आपने। सेमिनार हॉल के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, जब सेमिनार वगैरह होता है तो आपने देखा होगा ना, ठीक है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, ये अपना सिद्धांत है। यहाँ पर इंपोर्टेंट है, देखो क्वेश्चन आ भी गया ना, मैंने इंपोर्टेंट लगाया था यहाँ पर, देखो इंपोर्टेंट लगाया था ना पीछे, ये देखो इंपोर्टेंट लगाया था ना मैंने, क्वेश्चन आता है भाई। ऐसे लाइन पकड़नी होगी आपको, एक एक लाइन आपको याद होनी होगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो लाइन तो आपको याद होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल सत्य बात है। समय अधिक लगता है, देखो समय अधिक नहीं लेता भाई, आपका समय कम लेता है। समय क्या होता है आपका? कम लगता है भाई। भाषण देने में समय अधिक थोड़ी लगेगा, समझाना थोड़ी है उसको भाई, ऐसे होता ऐसे होता। थर्ड भाई आप मान लो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे समझाए कोई कि पहले पाठ्यक्रम को पढ़ना है, ठीक है, पाठ्यक्रम में ये सिलेक्टेड पॉइंट है, इनको लेना है, इनके साथ साथ ये टॉपिक आपको छाटने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे थोड़े समझाएगा वो आपको ये बताएगा कि आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, इतनी तारीख को एग्जाम है, ये आपका समाप्त हो जाएगा, ये सिलेबस आपका बेस्ट, ठीक है, बाय बाय टाटा। ऐसा नहीं होता है, तो समय कम लगता है, ठीक है, हो गया ना 1 मिनट के अंदर। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है आपका? समय बहुत कम लगता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य नहीं है। तो असत्य कितनी तो पूछा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके अलावा अन्य गुणों की बात कर लेते हैं। आपके अन्य गुण जो महत्वपूर्ण गुण है जो पूछे जाते हैं बार बार, ये तो क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए, तो आगे अन्य गुण की बात करें, जैसे आपकी उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, के लिए उपयोगी है,
ठीक है, उपयोगी है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते थोड़े समझने की बात है, या आपकी नवीन विषय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए उत्तम पद्धति है। नवीन विषय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए उत्तम पद्धति है, उत्तम पद्धति है। ठीक है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, नवीन विषय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए उत्तम पद्धति है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। भाषण देगा तो बालक ध्यान से सुनेगा ना। सेमिनार के अंदर क्या होगा आपका, बालक ध्यान से सुनेगा। कोई टीचर है आपका, सेमिनार दे रहा है, आपका फेवरेट टीचर है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है, करने की आदत पड़ती है। तो ऐसे गुण आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गुण जो बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्याख्यान विधि का प्रयोग किन परिस्थितियों में विशेष रूप से किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है, रिपीट भी होता है। मैं लिख देता हूँ, व्याख्यान विधि का उपयोग किन किन परिस्थितियों में विशेष रूप से किया जाता है। देखो, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, कठिन को प्रसंग आ गया, उसको स्पष्ट करते समय भी आपका व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, बिल्कुल किया जाता है। महान व्यक्तियों का वैज्ञानिकों की जीवनी से परिचित कराने के लिए, महान वैज्ञानिक है, उनके वैज्ञानिकों की जो जीवनी है उनसे परिचित कराने के लिए व्याख्यान, अब्दुल कलाम की बात कर लो, ठीक है, उनके बारे में हम जानना है तो व्याख्यान विधि उपयुक्त है। महात्मा गांधी के बारे में जान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, वैज्ञानिक के तौर पर बात करें, कलाम साहब को ले सकते हो आप। ठीक है, महान व्यक्ति की बात करें, जैसे आपके महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो हम, महात्मा गांधी को पढ़ सकते हो, या आपके सरदार पटेल को पढ़ सकते हो। ठीक है, सरदार पटेल की जीवनी पढ़ते हो ना आप, बुक लेना, कभी गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे ना, तो वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर आपकी एक बुक आती है इन नेताओं के ऊपर या इन महान व्यक्तियों के ऊपर, तो वो किताबें पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ही शानदार किताबें हैं। बड़ी इकाई का प्रकरण की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का समय, बिल्कुल राइट। जो बड़ी इकाई या प्रकरण की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते समय भी आपकी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने में भी किया जाता है मोस्ट। और बात करें आपकी जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हो, आपका ऐतिहासिक घटनाएं जैसे जलियांवाला बाग ले लें हम आपकी, उसको बताने में भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष गुण के अंदर घटनाओं के लिए भी लिया जाता है। या किसी पाठ का, जैसे हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, किसी पाठ की प्रस्तावना एवं सारांश करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पाठ की प्रस्तावना एवं सारांश करते समय भी व्याख्यान विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से जिन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है उनकी बात करें तो यहाँ पर आपकी बात राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये देखो व्याख्यान विधि से सारे क्वेश्चन लिए मैंने, दोष से भी लिए, गुण से भी लिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन मुझे मिले, मुझे अच्छे लगे कि इन क्वेश्चनों के साथ मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन मैंने सारे लिए आपके। निम्न में से कौन सा व्याख्यान विधि का दोष नहीं है, निम्न से कौन सा व्याख्यान विधि का दोष नहीं है। दोष से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो, इसमें विद्यार्थियों की क्रियाशीलता की कमी होती है, तो विद्यार्थियों की क्रियाशीलता की कमी होती है कि नहीं होती है भाई, तो विद्यार्थियों की क्रियाशीलता की कमी होती है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल दोष है। केवल कुशल एवं योग्य अध्यापक ही इसे लागू कर सकते हैं, बिल्कुल। भाषण कौन दे सकता है, कुशल। जैसे आपके कलाम की बात करें, विवेक पारिक क्यों रखा गया विवेक पारिक को, मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं, अच्छे प्रवक्ता है वो, क्या आपके अच्छे प्रवक्ता है। ठीक है, अच्छा भाषण दे सकते हैं, विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये भी सही है एक तरह का। नहीं भाई, मनोविज्ञान भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बुरा मत मान जाना, लेकिन वो अच्छे प्रवक्ता भी है। जैसे आपके दीपक बारट सर आपके हिंदी के टीचर्स पढ़ाते थे वहाँ पर, तो वो भी बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शानदार तरीके से। अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, लेकिन प्रवक्ता की बात करें तो बहुत अच्छे हैं।
ठीक है। तो आपके कुशल है वो योग्य अध्यापक है, ठीक है, तभी तो अच्छे प्रवक्ता है ना, ठीक है, व्याख्यान कर सकते हैं। तो आपका ये भी आपकी दोष, ये भी एक दोष है, ठीक है। यदि वैसा नहीं होगा, यदि मान लो वैसा नहीं है तो आपका एक दोष है, ठीक है, सभी नहीं कर सकते इसको। इसमें निरीक्षण, प्रयोग और प्रदर्शन जैसी गतिविधियों का अभाव रहता है, बिल्कुल रहता है। व्याख्यान विधि में निरीक्षण का भी अभाव रहता है, प्रयोग का भी अभाव रहता है, प्रदर्शन जैसी गतिविधियों का भी अभाव रहता है, बिल्कुल रहता है, सत्य बात है। यह विद्यार्थियों को खोजपूर्ण सक्रिय करने का अवसर प्रदान करती है, ये बिल्कुल नहीं देती। देखो सक्रिय करने का प्रावधान और खोजपूर्ण बात करें तो ये आपका दोष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका दोष नहीं है, ठीक है। व्याख्यान विधि का ये दोष नहीं है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अमनोवैज्ञानिक विधि भी है, ये भी पूछा जाता है। व्याख्यान विधि कैसी आपकी? अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी इसका एक दोष है, यह भी इसका एक दोष है, ठीक है, पूछा जा सकता है। शिक्षण सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित है, एक दोष और है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा? शिक्षण सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित है, शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित है, शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित है। कौन सी? व्याख्यान विधि। ये क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये भी आपका दोष है इसका, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक दोस्त नहीं है आपका व्याख्यान विधि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो E.B. वेस्ले के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें प्रयोग और प्रायोगिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है, यह है पाठ्य पुस्तक विधि क्या? E.B. वेस्ले के अनुसार। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसका तात्कालिक उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं की समझ प्रदान करना होता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें केवल समूह चर्चा और क्रियात्मक अधिगम होता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें केवल शिक्षक का मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण तो व्याख्यान में होता है। तो E.B. वेस्ले के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? तो E.B. वेस्ले के अनुसार बात करें तो पाठ्य पुस्तक जो विधि है वो क्या आपका? वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसका तात्कालिक उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं की समझ प्रदान करना होता है। जो निहित उद्देश्य क्या होता है आपका? पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं की समझ प्रदान करना ही क्या होता है आपका? पाठ्य पुस्तक विधि का मुख्य उद्देश्य। तो E.B. वेस्ले के अनुसार तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इस विधि से, इंपॉर्टेंट विधि है और सीधा क्वेश्चन यही आता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा जैसे आपके स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना कौन सी विधि का प्रमुख गुण है? तो आपके देखो गुण की बात करें, इसके पाठ्य पुस्तक विधि गुण की बात करें, जैसे आपके स्व अध्ययन की आदत का निर्माण होता है, स्व अध्ययन आदत का निर्माण होता है। पहला गुण आपका यही आपका पाठ्य पुस्तक विधि की बात करें। दूसरा की बात करें स्मरण शक्ति का विकास होता है, इंपॉर्टेंट गुण है आपका स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, ये भी इंपॉर्टेंट गुण है भाई, ठीक है। यह आपका इंपॉर्टेंट गुण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि में स्मरण शक्ति का विकास होता है? तो पाठ्य पुस्तक विधि आपके ऑप्शन में मिलती है, पाठ्य पुस्तक विधि आपके ऑप्शन में मिलती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके दोष की बात कर लेते हैं, गुण फट रहे हैं तो दोष भी देख लो, यहाँ पर एक दो दोष भी याद होना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि लंबे दौर तक याद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में असक्षम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में असक्षम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में असक्षम, असक्षम, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, कौन सी? पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है। दोस्त की बात करें, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, किसकी? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। स्व अध्ययन करेगा तो रटेगा, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ठीक है।
अध्ययन अरुचिकर भी हो जाता है थोड़े दिन में। अध्ययन क्या हो जाता है? अरुचिकर भी हो जाता है, जैसे हमारा हो जाता है अरुचिकर, क्योंकि सारा दिन पाठ पाठ पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन पाठ ही पाठ पढ़ते रहते हैं, तो अध्ययन अरुचिकर हो जाता है। ठीक है। और रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है कौन सी? पाठ्य पुस्तक विधि। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखो रटने की प्रवृत्ति कौन सी विधि बढ़ाती है, प्रवृत्ति कौन सी विधि बढ़ाती है? तो आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, दोष है आपका, इसका प्रमुख दोष है। और स्मरण शक्ति का विकास किस में होता है? आपका पाठ्य पुस्तक विधि में। स्वाध्याय की आदत का निर्माण भी किस में होता है? आपका पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर। ठीक है, एक स्टूडेंट के तौर पर बात करें जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन के तौर में, तो उनके लिए तो आपकी पाठ्य पुस्तक विधि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वाध्याय की आदत का निर्माण होना चाहिए, उनमें स्मरण शक्ति को उनको बड़ा विकास में होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक जो विधि है दोस्तों, इसका पालन किया करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, देखो बात करते हैं आपके प्रदर्शन विधि में शिक्षण की प्रक्रिया किस सिद्धांत का पालन करती है? आपका राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका पूछा गया है। ठीक है, किसी विषय में अवश्य पूछा जाता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षण की प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन केवल मौखिक व्याख्यान पर आधारित होती है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर। ठीक है, केवल शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित अधिगम पर, केवल रटने एवं स्मरण पर आधारित। देखो केवल रटने और स्मरण पर आधारित तो कौन सी थी? आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी थी? पाठ्य पुस्तक विधि। केवल मौखिक व्याख्यान पर कौन सी थी? मौखिक विधि। ठीक है, ये दो विधि तो हम पढ़ चुके, दो विधि तो पढ़ चुके। तो यहाँ पर कौन से सिद्धांत पालन करती है? आपकी मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का पालन करती है कौन सी? आपकी प्रदर्शन विधि। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदर्शन विधि के सूत्र का पालन करती है, अनुसरण करती है आपकी, तो मूर्त से अमूर्त। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र का पालन करती है, सीधा पूछा जाता है। प्रदर्शन विधि के सोपान की बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके सोपान। तो कितने सोपान है? कुल कितने दोस्त? कुल कितने सोपान है ये याद होनी चाहिए आपको। तो कितने सोपान आपके? 7 सोपान। कितने सोपान है आपके? कुल 7। या पद की बात करें, सोपान की बात करें, स्टेप की बात करें, तो कुल कितने आपके? 7 है। जैसे बात करें सबसे पहला कौन सा आता है आपका? पहला आता है अध्यापक द्वारा तैयारी या योजना बनाना। पहला आता है आपका अध्यापक द्वारा तैयारी या योजना बनाना, या योजना बनाना पहला आता है। ठीक है, दूसरे की बात करें आपका, दूसरा कौन सा आता है भाई आपका? दूसरा आता है पाठ की प्रस्तावना तैयार करना, पाठ की प्रस्तावना करना, प्रस्तावना करना। तीसरा बात करें, तीसरा सोपान कौन सा आता है आपका? प्रदर्शन विधि का तीसरा सोपान कौन सा आता है भाई? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आता है आपका, पाठ का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पूरा याद करना आप। चौथा कौन सा आता है आपका? प्रयोग का प्रदर्शन करना, प्रयोग का प्रदर्शन करना। ठीक है, पांचवा कौन सा आता है आपका? श्यामपट्ट कार्य तथा सारांश, तथा सारांश। छठा कौन सा था आपका? कक्षा का निरीक्षण, कक्षा का निरीक्षण। और सातवां कौन सा था आपका? लास्ट मूल्यांकन, प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रदर्शन का मूल्यांकन। तो ये आपके साथ बात करें आपके सोपान है किसके? प्रदर्शन विधि के, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अध्यापन द्वारा तैयारी या योजना बनाना, पाठ की प्रस्तावना करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, प्रयोग या का प्रदर्शन करना, श्यामपट्ट कार्य या सारांश, तथा छठा आपका कक्षा का निरीक्षण और सातवां आपका प्रदर्शन का मूल्यांकन। ठीक है, ये किसके? आपके मेथड किसके भाई? आपके स्टेप्स किसके? आपके प्रदर्शन विधि के सोपान है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस सिद्धांत पर काम करती है आपकी प्रदर्शन विधि? मूर्त से अमूर्त सिद्धांत पर पालन करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो, प्रदर्शन विधि के कौन कौन से गुण है? प्रदर्शन विधि के कौन कौन से गुण है? ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा लिया जाता है। देखो, कम उपकरणों की आवश्यकता, जो कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम खर्चीली होती है, बिल्कुल राइट, ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट बात है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो आपकी प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि है। और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपका आता है भाई, देखो सुनो समझो सिद्धांत के आधार पर कौन सी है आपकी प्रदर्शन विधि। छात्रों में अवलोकन, सोचने और रचनात्मक योग्यता का विकास करना, यह भी किस विधि का प्रमुख गुण है?
प्रदर्शन विधि का प्रमुख गुण है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी सत्य है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2, देखो इसको, देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? देखो सुनो समझो सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन यहाँ पर देखो दोष क्या हो जाएगा, प्रमुख दोष की बात करें, दोष क्या हो जाएगा इसके अंदर? दोष हो जाएगा कि एक करके सीखने सिद्धांत की उपेक्षा करती है, करके सीखने सिद्धांत की, सी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ में समझ में आए। करके सीखने सिद्धांत की उपेक्षा करती है, सिद्धांत की उपेक्षा करती है, ये प्रमुख दोस्त। ठीक है, ये प्रमुख दोष है इसका, किसका? प्रदर्शन विधि का। याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ना, देखो सुनो समझो सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन करके सिद्धांत जो सीखने के सिद्धांत की उपेक्षा करती है, कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? निम्न से कौन सा कथन वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? यह क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है तथ्यों का सावधानी पूर्वक और यथार्थ वर्गीकरण करना, ये तो आपकी प्रमुख विशेषता किसकी? वैज्ञानिक विधि की। वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता ये तो। सृजनात्मक चिंतन के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज और उनकी आत्म आलोचना करना, ये भी बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आपकी वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। केवल रटने और मौखिक प्रस्तुतिकरण पर आधारित अधिगम नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण वर्गीकरण एवं विवेचन करना, ये भी आपकी वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है केवल रटने और मौखिक प्रस्तुतिकरण पर आधारित अधिगम है, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। किस पर आधारित है आपका अधिगम? ठीक है, खोज व चिंतन, सृजनात्मक चिंतन पर आधारित है। खोज व सृजनात्मक चिंतन पर आधारित, चिंतन पर आधारित। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल रटने पर आधारित नहीं है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं यहाँ पर, तो वैज्ञानिक विधि पर देखो यहाँ पर प्रमुख गुण की बात करें, आपके पूछे जाते हैं आपके प्रमुख गुण। ठीक है, प्रमुख गुण पूछे जाते हैं इसके, जैसे बात करें आपके प्रमुख गुण पूछे आपके, जैसे आपकी कैसी होती है आपकी वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। दूसरी बात करें जैसे हम आपकी निश्चयता, निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता। ठीक है, निश्चयात्मक। तीसरे गुण की बात करें, जैसे प्रमुख गुण की बात कर रहा हूँ इसके, सत्यापयनीयता। ठीक है, चौथे की बात करूँ जैसे आपके सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण। पांचवे की बात करूँ जैसे आपकी भविष्यवाणी क्षमता, भविष्यवाणी क्षमता। प्रयोगशाला विधि की प्रमुख गुण है ये आपके, जो प्रमुख गुण पूछे आपके, सॉरी प्रयोगशाला नहीं, वैज्ञानिक विधि के, वैज्ञानिक विधि के प्रमुख गुण पूछे तो आपके वस्तुनिष्ठता होती है, निश्चयात्मकता होती है, सत्यापयनीयता होती है, सामान्यीकरण होता है, भविष्यवाणी क्षमता भी होती है इनमें। और बात करें छठा कौन सा हो जाएगा आपका? संशोधन एवं परिवर्तनशीलता होती, परिवर्तनशीलता। यह भी प्रमुख गुण है किसका? वैज्ञानिक विधि का। ठीक है, सारे के सारे याद करना, सारे के सारे याद करना। वस्तुनिष्ठता जैसे हम बात करें पूर्णतः निष्पक्ष और पूर्वाग्रह मुक्त होती है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, निश्चयात्मकता की बात करें, विश्वसनीयता या वैधता पूरी तरह असंदिग्ध होते हैं। वैज्ञानिक विधि में कैसे होते हैं आपके? असंदिग्ध होते हैं। सत्यापयनीयता की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? प्राप्त जो परिणाम, जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, बाद में सत्यापन के बाद स्वीकार भी किए जाते हैं, सत्यापन के बाद स्वीकार किए जाते हैं, जैसे न्यूटन का नियम, अरस्तु का नियम। ठीक है, सामान्यीकरण की बात करें जैसे निष्कर्ष, नियम, सिद्धांत, सामान्यीकरण सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, न्यूटन का नियम जैसे सार्वभौमिक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ठीक है, सामान्यीकरण हो जाएगा। भविष्यवाणी जैसे प्राप्त नियमों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं ना, संशोधन और परिवर्तनशील, यानी नियम होते हैं वो संशोधन, वैज्ञानिक जो नियम होते हैं वो संशोधन भी होते हैं। ठीक है, सोपान की बात करें, इसके प्रमुख सोपान, सोपान आगे क्वेश्चन आ जाएगा, देखो वहाँ पर करेंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विशेषता देख ली, प्रमुख गुण देख ली। यहाँ पर दो वैज्ञानिक विधि के दो देखे हमने, एक तो विशेषता देखी और एक देखा गुण देखा, दोनों चीज़ें आपको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सीधा सीधा पूछा जाता है बार बार वैज्ञानिक विधि से लेकर, परिभाषाओं से क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या आपका? वैज्ञानिक विधि का
वह क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी विज्ञानों द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार इसे किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? बताओ भाई, ये परिभाषा किसने दी? मेग ह्यूगन ने, लुडवर्ग ने, कार्ल पीरियसन ने, जॉन डीवी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला राइट आंसर हो जाएगा मेग ह्यूगन ने दी थी। ठीक है, लुडवर्ग की बात करें, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि वह विधि, इन्होंने बोला कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है, विवेचन निहित रहता है। ठीक है, ये कहा था किसने? लुडवर्ग ने। याद करना, ये परिभाषा पूछ ली जाती है। कार्ल पीरियसन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा था? वैज्ञानिक, ये विधि, वह विधि, वैज्ञानिक विधि के बारे में बोला था इन्होंने, वह विधि जिसमें इन्होंने विशेषता बताई थी, इन्होंने विशेषता बताई थी आपकी, वैज्ञानिक विधि की विशेषता बताई, विधि की विशेषताएं बताई। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, अभी आपने जो क्वेश्चन देखा पीछे, वो सारी की सारी विशेषता किसने बताई थी? आपकी कार्ल पीरियसन ने बताई थी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। ये सारी विशेषता ना कार्ल पीरियसन द्वारा बताएगी, पीरियसन द्वारा बताएगी। क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉल करो इसको, कार्ल पीरियसन द्वारा पूछ ले, पता नहीं। जॉन डीवी की बात करें, वैज्ञानिक विधि की अवधारणा दी थी इन्होंने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या था आपका? वैज्ञानिक विधि की अवधारणा, वैज्ञानिक विधि की अवधारणा दी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक विधि की अवधारणा किसने दी? आपकी जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक विधि के कुल कितने सोपान है, यानी स्टेप्स कितने कितने थे भाई? स्टेप्स 4 है, 5 है, 6 या 7? तो कितने आपके? 5। कितने आपके? 5। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से थे आपके सोपान की बात करें? पहला कौन सा था आपका? समस्या को परिभाषित या चयन करना, समस्या को परिभाषित या चयन करना, चयन करना पहला सोपान आपका। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा आपका? दूसरा था आपका प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करना, प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। तीसरे की बात करें, तीसरा सोपान कौन सा भाई आपका? तीसरा परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, चौथा कौन सा आपका? चौथा पूछिए आपका, तो चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा कौन सा हो जाएगा? परिकल्पना का परीक्षण करना, परीक्षण करना। और पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? अंतिम बात करें पांचवा की, तो पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका? निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो ये 5 आपके वैज्ञानिक विधि के कुल सोपान की बात करें तो ये 5 सोपान है। ठीक है, सारे के सारे हमने पढ़ ले। वैज्ञानिक विधि की गुणों की बात करें तो गुणों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं जो आपकी कार्ल पीरियसन ने बताई थी वो पढ़ी, मैकगुगन
वर्ग, वैज्ञानिक विधि की अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी, वो बताई हमने। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। वैज्ञानिक विधि से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि। तो सबसे पहले तो देखो समस्या समाधान पूछे तो प्रतिपादक कौन थे इसके? जॉन डीवी थे। प्रतिपादक कौन थे आपके? जॉन डीवी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका, कुछ भी लिया जाता है। कौन थे आपके? जॉन डीवी थे। थोड़ा पहले छोटा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि इसकी थोड़ी बताने है मुझे। चलो आप देखते हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों की क्या भूमिका होती है? केवल शिक्षक के निर्देशन का पालन करना, समस्या का मानसिक रूप से विश्लेषण कर हल ढूंढने का प्रयास करना, केवल समूह में चर्चा करना, केवल प्रयोगशाला में कार्य करना। तो सीधा सीधा राइट आंसर दिख रहा है आपका, समस्या का मानसिक रूप से विश्लेषण कर हल ढूंढने का प्रयास करना। एक कलाम का टेस्ट है भाई, आपका टेस्ट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, समस्या का मानसिक रूप से विश्लेषण कर हल ढूंढने का प्रयास करना समस्या समाधान विधि का मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, समस्या समाधान विधि की बात करें, इसके प्रतिपादक की बात करें तो वो कौन थे आपके? जॉन डीवी। कौन थे आपके? जॉन डीवी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, समस्या समाधान की जो विधि है इसके सोपान कितने थे? सोपान की बात करें तो सोपान कितने थे आपके? इसके 6 सोपान थे। कौन कौन से थे? सोपानों की बात करें, समस्या का चयन करना। इसका ये पूछा जाता है कि पहला सोपान कौन सा था? तो समस्या का चयन करना। क्रम याद करना भाई इनका, समस्या का चयन करना। दूसरे सोपान की बात करें दोस्तों, समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या का प्रस्तुतिकरण। तीसरे की बात करें हम आपकी, तीसरा कौन सा जगह? परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पनाओं का निर्माण। चौथा कौन सा जगह आपका? चौथे की बात करें, आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह। पांचवा कौन सा जगह आपका? आंकड़ों का विश्लेषण। संग्रह करोगे तो उनका विश्लेषण भी तो करोगे, आंकड़ों का विश्लेषण। और छठे की बात करें आपके, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि समस्या समाधान विधि के सोपान कितने हैं? तो 6 सोपान है। ठीक है, समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। और हमारे क्या था आपका मुख्य भूमिका क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है भाई, पूछा भी गया है, कलाम ने भी पूछा टेस्ट में और आपके वैसे ही पूछा जा चुका है। तो समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी की क्या मुख्य भूमिका है? तो समस्या का मानसिक रूप से विश्लेषण कर हल ढूंढने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से समस्या समाधान विधि कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है भाई आपका? देखो पहला देखा, छात्रों में विश्लेषण, संश्लेषण एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यह आपका समस्या समाधान का मुख्य गुण है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं, देखो पहले ही। छात्रों में विश्लेषण, संश्लेषण एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना समस्या समाधान विधि का प्रमुख गुण है। ठीक है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह भी आपका प्रमुख गुण है। ठीक है, सहयोग एवं समूह भावना का विकास करना, यह भी आपकी समाधान विधि का गुण है। शिक्षण करने पर समय और श्रम की अधिक लगना, यह आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाता है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो मोस्ट और बता देता हूँ। और गुणों की बात करें हम, आपके मोस्ट गुण की बात करें, जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको, तर्क। ठीक है, निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। निरीक्षण शक्ति व तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास, ये भी समस्या समाधान विधि का प्रमुख गुण है भाई। ठीक है, पूछ लिया जाता है। समस्या समाधान विधि में व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है। व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है। व्यक्तित्व विकास में भी समस्या समाधान सहायक है, ये भी आपका गुण है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ये आपका आ गया। ठीक है, सहयोग समूह भावना विकास आएगी आपका। विश्लेषण संश्लेषण आपका आ गया क्वेश्चन के अंदर। देखो तो यहाँ पर ये गुण थे, तो कमी भी तो याद आ सकता है आपका। कमी याद करो यहाँ पर, कमी या दोष।
दोष भी आ सकता है या हानि भी आ सकता है। कौन सी इसकी हानि है? देखो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है एक तो आपका, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, उपयोगी नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है समस्या समाधान विधि। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, यह भी आपका एक दोष ही है जो दे रखा ना, ये भी किसका आपका क्या का दोष ही है ये भी। ठीक है, निरीक्षण करने पर समय और श्रम अधिक लगना आपका गुण नहीं है कि आपका दोष है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ गया देखो। और दूसरा जैसे आपकी बात करें, दोष की सदैव संतोषजनक गुण समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। कैसा? सदैव संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होता, संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं। ठीक है, आ सकता है सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो एक प्रकार की आपका दोष है, गुण नहीं आपका क्या है, दोष है इस समस्या समाधान विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखो प्रयोगशाला विधि से संबंधित आपका क्वेश्चन आया अभी। प्रयोगशाला विधि के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन आपका, प्रयोगशाला विधि के मुख्य गुण कौन कौन से हैं बताओ भाई। पहला दे रखा आपका विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है और अनुशासनहीनता नहीं होती। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल गुण आपका प्रयोगशाला विधि का, रुचि बनी रहती है, प्रयोग खुद करेंगे तो रुचि बनेगी। ठीक है, विद्यार्थी वैज्ञानिक ढंग से समस्या का हल करना सीखते हैं। किसे? वैज्ञानिक ढंग से समस्या का हल करना सीखते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गुण है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं स्वगति से आत्म प्रेरित होकर सीखते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं आपके स्व प्रेरित होकर आत्मगति से सीखते हैं, ये भी आपका प्रमुख गुण है आपका प्रयोगशाला विधि का। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो अप्रोच सभी आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, अप्रोच सभी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, गुणों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रयोगशाला विधि के मुख्य गुण कौन से हैं? तो विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है और अनुशासनहीनता नहीं होती है। विद्यार्थी वैज्ञानिक ढंग से समस्या का हल करना सीखते हैं। विद्यार्थी स्वगति से आत्म प्रेरित होकर सीखते हैं। तो अप्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणों के अंदर बात करते हैं। प्रयोगशाला विधि एक क्रियात्मक विधि है। सबसे पहले तो बात करें प्रयोगशाला विधि कैसी विधि है आपकी, एक क्रियात्मक विधि है। कैसी विधि आपकी? एक क्रियात्मक विधि है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसी विधि है? क्रियात्मक विधि है, और इसमें विद्यार्थी स्वयं करते हुए सीखता है। ठीक है, विद्यार्थी क्या करता है आपका, स्वयं, विद्यार्थी स्वयं करते हुए सीखता है, विद्यार्थी स्वयं करते हुए सीखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये याद करना। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है विद्यार्थी। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है प्रयोगशाला के अंदर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। देखो शिक्षण सूत्र कौन से पे काम करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर लेंगे। देखो ये आ गया आपका, प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी कैसे सीखता है? केवल शिक्षक के निर्देश पर, प्रत्यक्ष अनुभव एवं स्वयं कार्य करके, केवल पुस्तकों का अध्ययन करके, केवल समूह की चर्चा करके। देखो मैंने अभी बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। देखो ये लाइन पूछी जाती है, मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है। तो राइट आंसर आप भी क्या क्वेश्चन देखो, प्रत्यक्ष अनुभव और स्वयं क्रिया करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला विधि की बात करें, कौन से सिद्धांत पर काम करती है? शिक्षण सूत्र कौन सा होता है इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो शिक्षण सूत्र कौन सा है इसका? तो शिक्षण सूत्र की बात करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और याद से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहला, और दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा आपका? याद से अज्ञात, याद से अज्ञात। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। शिक्षण सूत्र की बात करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, याद से अज्ञात की ओर। शिक्षण सिद्धांत की बात करें, प्रयोगशाला विधि है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पहला सिद्धांत की बात करें, एक तो करके सीखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो करके सीखना। ठीक है, इसके अलावा आपका निरीक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोगशाला द्वारा सीखना, प्रयोगशाला द्वारा सीखना। तो 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोगशाला द्वारा सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शिक्षण सूत्र आपके पूछे जाते हैं प्रयोगशाला विधि की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, याद से अज्ञात की ओर। सिद्धांत की बात करें तो करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोग
सारा दौरा सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड में बालक की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताओ भाई, क्या होती है मुख्य भूमिका? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? पहला ऑप्शन दे रखा है कि केवल शिक्षक के निर्देश पालन करना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका केवल स्वयं खोजी बनकर समस्याओं का समाधान करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है केवल समूह चर्चा भाग लेना। चौथा ऑप्शन दे रखा है केवल पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करना। ये ऑप्शन देख रहे हो, मैं कल भी मैं जब आपको पढ़ा रहा था राजवंश, तभी मैंने बताया था कि ऑप्शन देखो आपको कैसे पूछता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुसंधान विधि से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं खोजी बनकर समस्याओं का समाधान करना, स्वयं खोजी बनकर यानी खोज विधि पर आधारित है आपकी, इसे खोज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। तो अनुसंधान विधि की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर अनुसंधान विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ह्यूरिस्टिक शब्द ही पूछ लिया जाता है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है ह्यूरिस्टिक शब्द की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की बात करें, उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी? उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, कौन सा आपका? ह्यूरिस्को। कौन सा शब्द आपका? ह्यूरिस्को शब्द है, जिससे उत्पत्ति हुई आपकी ह्यूरिस्टिक शब्द से। और इसका अर्थ क्या है आपका? मैं खोजता हूँ। अर्थ क्या है आपका? मैं खोजता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है आपके कि मैं खोजता हूँ क्या है, तो मैं खोजता हूँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आपके? मैं खोजता हूँ। इसी के आधार पर, इसी अर्थ के आधार पर, इसी अर्थ के आधार पर ह्यूरिस्टिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? इसे क्या बोला जाता है आपका? खोज विधि भी बोला जाता है। खोज विधि भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उपनाम की बात करें, उपनाम लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। तो खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अन्वेषण विधि भी बोलते हैं आपकी, अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? जन्मदाता कौन थे, यानी प्रतिपादक कौन थे इसके बारे में इतना जान रहे हैं तो इसके प्रतिपादक को भी जानना जरूरी है। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रतिपादक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बालक स्वयं खोजी के रूप में कार्य करता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि में निम्न में से कौन सा सोपान अंतिम चरण का माना जाता है? तो यहाँ पर देखो समस्या कथन, तथ्यों का निरीक्षण व सारणीकरण, परिकल्पनाओं का परीक्षण या निष्कर्ष। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अंतिम चरण क्या हो जाएगा आपका? निष्कर्ष। सभी को पता है निष्कर्ष होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद करना, ये चीज़ यहाँ पर याद कर लेना। ये जो आपकी बात करते सोपान थे, ये आपके सोपान दिए हुए आपके ऑप्शन में, ये सोपान किसने दिए थे? ये सोपान दिए थे आपके हेमले ने। हेमले के अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान, और इन्होंने कितने दिए थे आपके? इन्होंने सोपान कितने दिए थे आपके? इन्होंने सोपान कितने दिए थे आपके? 5 दिए थे। कितने दिए थे? 5। ठीक है, कुल की बात करें तो कुल कितने देते हैं आपके? 5। जिनमें देखो पहला तो आपका यही है, पहला तो आपका ऑप्शन लिख देता हूँ आपका समस्या का कथन, दोबारा लिख देता हूँ। पहला आपका समस्या का कथन याद कर लेना, हेमले के अनुसार दिए गए हैं। किसके द्वारा? हेमले के अनुसार। दूसरा की बात करें, दूसरा कौन सा था आपका? तथ्यों का निरीक्षण। तथ्यों का निरीक्षण जो दूसरा दे रखा है वही दूसरा है आपका। तीसरे की बात करें हम आपका जैसे परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं का निर्माण। तीनों ऑप्शन देखो, पहले दूसरे तीसरे। ठीक है, और चौथा कौन सा था आपका? चौथा था आपका परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण। और पांचवा कौन सा हो गया आपका? निष्कर्ष। ठीक है, तो ये आपके हेमले द्वारा दिए गए थे, हेमले द्वारा दिए गए थे, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, देखो इसके सोपान भी जान लेंगे हम, या पीछे वाले यहाँ पर जाने। यहाँ पर देखो सोपान जानते हैं, मूल सोपान, सोपान की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा अपना पिछले वाला क्वेश्चन है आपका।
सोपान देखो, आपके मूल सोपान की बात करें तो कितने थे आपके, उपागम भी बोल सकते हैं, तो 7। कितने थे आपके, 7। हेमले के अनुसार कितने थे, 5। और आपके अनुसार ऐसे पूछे सीधा अनुसंधान विधि के सोपान कितने आपके, 7। तो कौन कौन से देखो आपका, बात करें कौन कौन से आपकी, याद कर लो यहाँ पर। पहला था आपका प्रकरण का निर्धारण, प्रकरण का निर्धारण, ठीक है। दूसरे कौन से थे आपके, उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता, उपयुक्त साधनों की उपलब्धता, उपलब्धता पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। तीसरा था समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या का प्रस्तुतिकरण। चौथा कौन सा था आपका, चौथा की बात करें आपकी तथ्यों का खोज, तथ्यों की खोज। पांचवा कौन सा था आपका, पांचवा की बात करें परिकल्पना का निर्माण, यहां पर लिखता हूं पांचवा, परिकल्पना का निर्माण। छठा कौन सा था आपका, इस परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण। और सातवां कौन सा था आपका, निष्कर्ष, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखो, दोनों पूछे जा सकते हैं। मेन चीज ये है कि ऑप्शन किस प्रकार से आता है आपका। सीधा पूछे ना आपको, सीधा पूछे कि हेरिस्टिक विधि के सोपान कितने, तो 7 ही करने हैं आपको। कितने करने हैं आपके, 7 ही करने। और यदि स्पेशल नाम दे दे आपको हेमले, स्पेशल नाम हेमले दे दे, तो कितने होंगे आपके, 5 सोपान होंगे। कितने सोपान होंगे आपके, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हेरिस्टिक के अनुसंधान विधि के मुख्य गुण या लाभ कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बिल्कुल है। छात्र सक्रिय होकर शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाएं ग्रहण करते हुए और स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। अवधारणाओं को बेहतर ढंग से स्पष्ट करना और रचनात्मक अनुशासन बनाए रखना, ये भी आपके हेरिस्टिक विधि के गुण है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, पूछे गए क्वेश्चन सारे ले लिए मैंने आज। निम्न में से कौन सा अनुसंधान विधि का दोष नहीं है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान विधि आ सकता है, हेरिस्टिक विधि आ सकता है, तो उसका दोष नहीं है भाई। कौन सा नहीं है बताओ। यह विधि छोटे स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल दोष है। सभी छात्रों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना कठिन है, बिल्कुल। हेरिस्टिक विधि में, अनुसंधान विधि में सभी छात्रों के लिए आवश्यक सामग्री नहीं जुटाई जा सकती, ठीक है, बिल्कुल सही। यह विधि तेज गति से और बिना परीक्षण से लागू की जा सकती है, तो ये आपका दोष नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि में समस्या का निर्धारण करना कठिन है, तो ये भी आपका दोष है। तो देखो दोष से भी क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, गुण से भी पढ़ लिया, सोपान भी पढ़ लिया हमने, सिद्धांत नहीं पढ़े हमने। तो यहाँ पर देखो अनुसंधान विधि के सिद्धांत और याद कर लो। अनुसंधान विधि के सिद्धांत, अनुसंधान विधि के सिद्धांत की बात करें दोस्तों, जैसे आपका करके सीखना, करके सीखना सिद्धांत आपका अनुसंधान विधि का है। उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत का पालन करती है। तीसरे सिद्धांत की बात करें, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत का पालन करती है। चौथा सिद्धांत देखिए हम, अनुसंधान विधि हेरिस्टिक विधि का कौन सा था, तार्किक चिंतन या अंतर्दृष्टि, जो कॉलर का सिद्धांत था, ठीक है। तार्किक चिंतन या अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और आपका वैज्ञानिक या 5वां सिद्धांत की बात करें, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिकता एवं मनोवैज्ञानिकता सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपके अनुसंधान विधि के प्रमुख सिद्धांत था। तो अनुसंधान विधि हमने पूरी पढ़ ली बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि क्या है, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि क्या है। केवल पुस्तक आधारित अध्ययन विधि, सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता में
से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य शिक्षक निर्देशक के अनुसार निष्क्रिय दिगम केवल प्रयोगशाला गतिविधियों पर आधारित है। क्या है आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य ही किलपेट्टी के अनुसार प्रोजेक्ट विधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है, ठीक है, ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है। और किलपेट्टी जो आपकी प्रयोजना विधि आपकी है, प्रोजेक्ट विधि भी आ सकता है, या आपका कौन सा आ सकता है? आपका प्रयोजना विधि भी आ सकता है, प्रयोजना विधि भी आ सकता है, ठीक है दोस्त। बाकी हम प्रयोजना विधि के क्वेश्चन और भी देखेंगे आगे, और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए आपके इतना ही होगा। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्वेश्चन कैसी लगी और व्याख्या कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि आगे की वीडियो की बात करें। तो यहाँ बात करें आपके कलाम की जो बुकलेट की बात करें तो 9 नंबर पेज तक, 9 पेज तक कंप्लीट हो चुकी है, ये 9 नंबर पेज तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 30 पेज है टोटल। कुल पेज कितने आपके? कुल पेज की बात करें तो 30 है, जिसमें से हमने मोस्ट बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जो मुख्य तथ्य की बात करें, वो हम 9 पेज तक पढ़ चुके हैं इसके अंदर आज की क्लास के अंदर। तो कितने अच्छे क्वेश्चन लगे आपको? मैंने क्वेश्चन पहले छाटे, पूरा निरीक्षण किया कि कौन कौन से क्वेश्चन के अनुसार मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, कौन से बातें बता सकता हूँ। तो पूरा छाट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया, टेस्ट का जो हमारे लाइब्रेरी बैच में टेस्ट होते थे वो क्वेश्चन भी लिए, उनके अनुसार मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है छोटी सी। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लेके आएँ, ठीक है, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, उस पर आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।